चैप्टर 3 रूलिंग द कंट्री साइड, अध्याय 3, इसमें ग्रामीण क्षेत्र में शासन चलाना, इसके सवाल और जवाब देख रहे हैं। हम हर तरह के क्वेश्चन लेंगे, एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, मैच द फॉलोइंग, और उससे हम समझने की कोशिश करेंगे पूरे चैप्टर को। यहाँ पर कुछ चित्र है और जब इनकी जरूरत होगी हम यहाँ पर लौटेंगे। पहला सवाल है इसमें, द चंपारण मूवमेंट वॉज अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट था ये? तो इसका उत्तर है, पहले बता दूं आपको, ऑप्रेसिव एटीट्यूड ऑफ द प्लांटर्स। आप देखेंगे कि जो चंपारण का सारा वो हुआ था सत्याग्रह, यहां पर एक चित्र भी दर्शाने की कोशिश की है। यह है चंपारण का सत्याग्रह। इसमें गांधी जी शामिल हुए थे, 1917 की बात है ये। और यहां पर जो चित्र आप देख रहे हैं ये है इंडिगो, नील की खेती। और उसमें ये हो गया था कि ये हमारे जो प्लांटर्स हैं, यानी जिनके बागान थे, तो इनको इंडिगो प्लांटर्स कहते हैं, नील के जो बागान के मालिक हैं। और ये आपके किसान हो गए, जिसे हम पीजेंट या फार्मर कह रहे हैं। बहुत सारी चीज़ ऐसी थी कि पहले निज खेती या आप रैयती, जो भी एग्जाम्पल ले लीजिए, इसमें ये इनको फोर्स करते थे कि भाई एक अनुबंध स्थापित कर लीजिए, उसमें 25% आपको उस लैंड पे करना ही करना है इंडिगो कल्टीवेशन। और उसके बाद इनको एक ब्याज देते थे, और मतलब लोन देते थे, उस पर ब्याज लेते थे। और ये चीज़ें हमेशा ये डेट ट्रैप पे आ जाते थे, क्योंकि जब ये वापस करते थे अपनी जो पैदावार, वो बहुत कम पैसे इनको मिलते थे। और एक बार जब इस लैंड पे खेती हो गई नील की, तो फिर इसकी जड़ें इतनी ऐसी होती थी कि ये फर्टिलिटी खत्म कर देती है जमीन की। तो ये राइस कल्टीवेशन नहीं कर पाते थे बेचारे। तो जब खाना रहेगा तभी तो नील वील की बात आएगी। तो ये जो ऑपरेसिव एटीट्यूड था प्लांटर का, कि बहुत ये इनको दबाते थे, जबरदस्ती करते थे, मजबूर करते थे, उसी के खिलाफ चंपारण मूवमेंट शुरू हुआ। द कंपनी वॉज अपॉइंटेड एज द दीवान ऑफ बंगाल इन, दीवान ऑफ बंगाल ये कब बने? 1765। तो कंपनी ने दीवानी उसको मिल गई, और किसने दिया था? शाह आलम। यहां पर देखिएगा, ये शाह आलम ने कंपनी को, यानी कि रॉबर्ट क्लाइव को दीवानी दी थी बंगाल की। और बंगाल का दीवानी का मतलब ये होता है, अब पूरा जो ये बंगाल है, इसके जितने भी रिसोर्सेज हैं, जो भी इससे लैंड रेवेन्यू आएगा, जो भी इससे टैक्सेस आएंगे, जो भी पैसा इससे आएगा, वो सब अब कंपनी के पास जाएगा, EIC के पास, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। तो 1765 में ये काम हुआ था। गांधी जी विजिटेड चंपारण, अब मैंने आपको जस्ट डेट भी बता दी। तो इसमें हुआ ये था कि मैं बंगाल की बात करता हूं, यहां पर एक आंदोलन शुरू होने की कोशिश हुई थी 1859 में। और ये किसके अगेंस्ट थी? इंडिगो प्लांटर्स के अगेंस्ट। तो जो बागान वाले थे उनके अगेंस्ट, क्योंकि ये जिस तरीके से नील की खेती करवाई जा रही थी, की जा रही थी, ये किसानों के लिए बहुत ही दुखदायी थी। लेकिन 1857 का विद्रोह ऑलरेडी हो चुका था। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसने देखा कि यार ये 2 साल बाद एक नया विद्रोह शुरू ना हो जाए किसी तरीके से, हमने तो 1857 का दबाया है। तो इससे क्या हुआ कि ये लोग बंगाल में, तो खैर जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने कह दिया, एक काउंसिल बनाया गया, और उस काउंसिल ने कहा कि भाई ऐसा है, ठीक है, आप अभी जो आपके अनुबंध है, जिसे हम सट्टा कह रहे हैं, जो एग्रीमेंट है, उसको पूरा कर लीजिए, आगे आपको खेती नहीं करनी पड़ेगी। इनको कहा गया कि भाई जो पीजेंट्स और फार्मर्स हैं, आप आगे मत करिए। तो 1859 का हो गया। लेकिन क्योंकि अब मोस्टली फार्मर्स जो थे, जो फार्मर्स या पीजेंट्स हैं, उन्होंने बंद कर दिया ये काम। तो फिर बंगाल में जो नील की खेती है, इंडिगो की खेती है, वो कोलैप्स कर गई। अब क्योंकि यूरोप में तो मांग थी, क्योंकि जस्ट इसके थोड़ा आसपास कृत्रिम डाई, यानी आर्टिफिशियल डाई बनना शुरू हुआ था, लेकिन अभी भी नील की जरूरत तो थी। तो फिर ये जो थे ना, जो प्लांटर्स हैं, उन्होंने रुख किया कहाँ का? बिहार का। तो बिहार में भी यही कार्यक्रम शुरू किया इन्होंने, जो यहाँ पर बंगाल में हो चुका था। तो वहां पर भी जो पीजेंट्स और फार्मर है, उनकी हालत खराब थी। तो एक किसान ने कहा, अब गांधी जी जो है, महात्मा गांधी, ये लौट के आए थे साउथ अफ्रीका से। एक किसान ने इनसे कहा कि जरा आइए आप बिहार और देखिए, 2 दिन तो बिताओ बिहार में, आइए और देखिए हमारी हालत क्या है। और ये पहुंचे। तो 1917 में एक चंपारण मूवमेंट शुरू हुआ था, नील की खेती जो हो रही थी उसके विरुद्ध। तो इसका उत्तर होगा टू सी द प्लाइट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स इन चंपारण। ए है प्लाइट, मतलब उनकी जो दुर्दशा थी वो देखने के लिए चंपारण
कौन? महात्मा गांधी जी गए। हु डिवाइज द न्यू सिस्टम ऑफ रेवेन्यू कॉल्ड महलवारी? तो पहले आपको मैं थोड़ा सा इसके बारे में बैकग्राउंड दे देता हूं। देखिए हुआ ये कि पहले क्या होता था, कंपनी का ये था कि भाई किसी तरीके से पैसा कमाओ, इसको दीवानी मिल गई बस पैसा कमाओ। इनको ना तो जमीन से मतलब था, ना इनको यहाँ के लोगों से मतलब था, किसी से मतलब नहीं था। बस इनका था कि भाई ऐसे करते हैं, और ये ट्रेड पे ज्यादा ध्यान दे रहे थे कि हमारा व्यापार चलता रहे। तो इन्होंने परमानेंट सेटलमेंट की व्यवस्था लगाई, वो भी 20 साल सोचने के बाद। जब अकाल पड़ गया, जब यहाँ पर अकाल पड़ गया और करीबन 1/3 बंगाल की पूरी पॉपुलेशन खत्म हो गई, तब इनको लगा अरे यार अब तो कुछ करना पड़ेगा, ये पैसे पैसे पैसे, हमको जमीन कुछ ना कुछ तो ऐसा व्यवस्था करनी पड़ेगी ताकि हमको रेवेन्यू भी मिलता रहे और थोड़ा सा चीजें सुधर भी जाए। तो इन्होंने 3 व्यवस्थाएं लागू की, परमानेंट सेटलमेंट, महलवारी और रैयतवारी। महलवारी रैयतवारी थोड़ी सी आसपास एक जैसी हैं, लेकिन महलवारी जो हुई थी उत्तर भारत में हुई थी, रैयतवारी जो हुई थी वो साउथ इंडिया में हुई थी। तो परमानेंट सेटलमेंट जो है वो स्थायी बंदोबस्ती थी, उसमें क्या है, फिक्स्ड ये लगान लेते थे, मतलब इन्होंने जमींदार तय कर दिए थे, उनसे फिक्स लगान ले लिया करते थे। लेकिन रैयतवारी और महलवारी में ऐसा नहीं था, ये थोड़ा फिक्स नहीं था, इसमें चेंज कभी भी ये लोग कर सकते थे। अब सवाल यह है वो महलवारी का आ रहा है कि भाई महलवारी, वैसे मैं बता दूं कि रैयतवारी शुरू किया था मुनरो साहब ने, और जो महलवारी है वो हॉल्ट मैकेंजी, तो इनका चित्र यहाँ पर देखिएगा, ये साहब है हॉल्ट मैकेंजी साहब, इन्होंने इसकी शुरुआत की थी। अगर आपका जो सवाल आता है वो रैयतवारी पे आता है तो वो उनका नाम थॉमस मुनरो है। उसके पहले रीड भी थे, मिस्टर रीड ने शुरुआत की थी, थॉमस मुनरो ने उसको आगे बढ़ाया था। ग्रोअर्स ऑफ वुड इन यूरोप सॉ क्रॉप एज कंपटीशन टू देयर अर्निंग्स। कौन सी ऐसी क्रॉप थी, कौन सी ऐसी पैदावार थी जो यूरोप में जो वुड पौधा है उसका एक तरीके से कॉम्पिटिटर था, प्रतिस्पर्धा कौन कर रहा था? कौन से जो यूरोपियन लोगों ने देखा कि अगर ये यहाँ पर आ गया तो हमारा वुड की खेती या वुड का काम या इससे पैदा होने वाली जो डाई है, जो रंग है, वो उस पर असर पड़ेगा। तो इंडिगो है, हिंदुस्तान का इंडिगो। तो वुड मैं आपको दिखा दूंगा, ये जो वुड का आप देख रहे हैं, ये वुड का चित्र है, वुड प्लांट, ये आपके शीतोष्ण यानी कि टेम्परेट जोन में पैदा होता है। लेकिन हिंदुस्तान जो है वो आपका उष्ण कटिबंधीय है, या फिर ये कहें कि ये उस इलाके में आता है जहां पर आप देखेंगे कि थोड़ा सा गर्मी, हल्का गर्मी होती है, तो वहां पर ये इंडिगो पैदा होता है। तो यहाँ पर यूरोप में तो ये पैदा हो जाता था वुड प्लांट, ये नहीं होता था। लेकिन इसका जो कलर होता था वो बड़ा बेजान और बड़ा क्या पेल जैसा कलर होता था, जिससे जो रंग बनते थे। लेकिन इंडियन जो नील थी वो बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन थी। तो इनका कंपटीशन ये हो जाता, क्योंकि अगर इंडियन हिंदुस्तान की नील पहुंचती, वुड को खतरा था। तो इंडिगो नाम है इसका, नील। इंडिगो प्रोडक्शन केम डाउन इन बंगाल इन। अब देखिए मैंने आपको कहानी पहले बता दी थी कि बंगाल में क्या सारी कहानी हुई थी, उसके कारण इंडिगो एकदम कोलैप्स हो गया, वहां का जो बिजनेस है। तो 1859 में हुआ था, मैंने आपको बताया था कि 1859 में अपराइजिंग हुई थी, एक जिसे कहते हैं नील विद्रोह, नील विद्रोह, या कहेंगे इसको ब्लू रिबेलियन। तो ये हुआ था 1859 में, लेकिन सरकार ने किसी तरीके से एक कमीशन बना के थोड़ा सा इसको रिजॉल्व कर दिया था। लेकिन बंगाल की जो नील खेती है वो एकदम कोलैप्स कर गई थी। फिर वो आगे बढ़े बिहार, फिर उसके बाद चंपारण हुआ था। हु हैड डेवलप्ड द मुनरो सिस्टम। अब आप देखिए मुनरो सिस्टम का नाम आ चुका है, तो थॉमस मुनरो नाम है। लेकिन इसमें एक और चीज है, थोड़ा जानना जरूरी है। शुरुआत में टीपू सुल्तान से जो जमीनें ली गई थी, मतलब जब लड़ाई में टीपू सुल्तान को मार दिया गया श्रीरंगपट्टनम की बैटल के बाद, उसके बाद जो कंपनी ने वो जो जगह ले ली थी, वहां पर ये जो कैप्टन अलेक्जेंडर रीड नाम है इनका, आगे रीड भी है, तो अलेक्जेंडर रीड जो है, इन्होंने इस इलाके में एक व्यवस्था शुरू की जिसे हम कहते हैं रैयतवारी सिस्टम, रैयतवारी सिस्टम। तो ये बहुत कम जगह में इन्होंने इसको लागू किया था। लेकिन उसके बाद आए थॉमस मुनरो, इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे पूरे इलाकों में कर दिया, और फिर साउथ इंडिया, पूरा साउथ इंडिया में इन्होंने ये जारी कर दिया। ठीक है, तो इसीलिए थॉमस मुनरो का नाम आता है, इसलिए मुनरो सिस्टम कहते हैं रैयतवारी सिस्टम को। मैं आपको ये जो बता रहा था वो यही था, जो रैयतवारी सिस्टम है ना, सेटलमेंट, रैयतवारी सेटलमेंट, ये बंदोबस्ती है। सेटलमेंट का मतलब होता है बंदोबस्त, रैयतवारी बंदोबस्ती। मैंने थोड़ा सा यहाँ पर इसका डिफरेंस भी दे रखा है, अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर देखना चाहें तो ये इनके डिफरेंसेस भी है, थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा। हाउ मच प्रोपोर्शन ऑफ इंडिगो वाज इंपोर्टेड फ्रॉम इंडिया बाय ब्रिटेन इन 1810। तो उत्तर तो वैसे इसका 95% है। मैं आपको पहले बता देता हूं कि ये 1810 की बात है,
1780 और 90 के दशक में जो पूरा, जैसे मान लीजिए एग्जांपल देता हूं, 100 अगर यूरोप में, ये ब्रिटेन में आता था, 100 एग्जांपल दे रहा हूं, तो उसमें से 30% केवल आता था हिंदुस्तान से या फिर इंडियन सब कॉन्टिनेंट से। लेकिन 1810 में ये हुआ कि जो, जैसे मान लीजिए 100 आता है, कोई भी यूनिट ले लीजिए आप, तो उसका 95%, जैसे 100 किलो आता है तो 95 किलो जो है वो अब इंडियन सब कॉन्टिनेंट से आ रहा था। तो 95% यानी कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट से नील की खेती और उसका जो प्रोडक्शन है और उसका जो क्वालिटी है वो इतनी बढ़िया रही और उसका निर्यात इतना बढ़िया रहा कि 95%, और खासतौर पे इंडिया, जो इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह हो गया था, उसके कारण मांग हुई और बहुत सारा। और एक और इसका कारण है, देखिए कैरेबियन आइलैंड में, जो वेस्ट इंडीज आज की है, वहां पर फ्रेंच थे, उनकी कॉलोनी थी। तो सेंट डोमिंगियो में एक विद्रोह हुआ, जो स्लेव थे, गुलाम थे, उन्होंने विद्रोह कर दिया। तो उसके बाद जो फ्रेंच है, उन्होंने एक साल बाद, शायद 1800 के आसपास ही की बात बता रहा हूँ, उन्होंने क्या किया कि ये व्यवस्था, गुलामी व्यवस्था, स्लेवरी को खत्म कर दिया। तो जब स्लेवरी को खत्म कर दिया तो अब कौन उगाएगा, कौन करेगा इसको, बागानों को संभालेगा। तो ये जो कैरेबियन आइलैंड से, वेस्ट इंडीज से जो यूरोप में चीजें आ रही थी, यानी कि इंडिगो आ रहा था, वो बिल्कुल खत्म हो गया। फिर हमारी जो मांग बढ़ी और हमारा निर्यात भी बढ़ा। H.T. Colebrook describes the conditions of the अंडर टेनेंट फार्मर्स इन 1806 में इन्होंने बताया कि, जो कोलब्रुक ने बताया कि भाई जो टेनेंट फार्मर है, अंडर टेनेंट फार्मर, जो जिनके पास बट्टे की जमीन है या कहते हैं कि बटाई की जमीन है, या जो फार्मर काम कर रहे थे, उनकी क्या कंडीशन थी। तो ये अगर आप देखेंगे, ये जो एनसीईआरटी किताब में दिखा है, उन्होंने बड़ी बुरी उनकी दर्दशा दिखाई थी कि हमारा कुछ नहीं होने वाला। लास्ट एक लाइन इसमें लिखी है कि हमारा कुछ नहीं हो सकता, हमारी हालत इतनी खराब है। आफ्टर हार्वेस्ट द इंडिगो प्लांट वाज टेकन टू द इंडिगो फैक्ट्री। तो ये आपका वैट है, कहां पर ले जाता था, इंडिगो प्लांट वाज टेकन टू द इंडिगो फैक्ट्री। मैं आपको दिखाता हूँ वैट मतलब होता क्या है, थोड़ा सा ये शब्द आपको नया लगेगा। अब आप देखिएगा, इसमें ये हौद है। हौद मतलब जैसे हमारी पानी की टंकियां होती थी ना, पहले सीमेंटेड होती थी, उसमें पानी भर देते थे, थोड़ा हाइट पे रखते थे तो पानी नीचे की तरफ आ जाता था। तो यहाँ पर ये जो हार्वेस्ट होता था, जो क्रॉप है, उसमें पत्ते इसमें डाल दिए जाते थे, यानी कि इंडिगो के, और थोड़ा सा इसको फर्मेंट करवाया जाता था या सड़ाया जाता था एक तरीके से। फिर उन पत्तों को निकाल के, ये जो नीचे आप देख रहे हैं, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, फिर इसके जस्ट नीचे है ये पूरा यहाँ से यहाँ तक गया, जो आपको दिख नहीं रहा है। यहाँ तक तो दिख रहा है ना, ये ऊपर है, ये नीचे है। तो यहाँ से जो पानी, जो द्रव्य बचता है, उसको नीचे करते थे, फिर इसको हिलाते थे, बहुत स्टिर करते थे। तो ये, इसको कहते हैं वैट, ये हौद है। तो इसको फर्मेंटिंग वैट कहते हैं। और ये बीटर वैट है। बीटर वैट मतलब यहाँ पर बीटिंग करते थे, फाइनली इसमें लाइमस्टोन मिलाते थे, तो वो जो पपड़ी थी वो जम जाती थी, वो पपड़ी का ही फिर वो बनाते थे आपका नील। वैट है। द इंटरनेशनल डिमांड ऑफ इंडिगो वाज अफेक्टेड बाय द डिस्कवरी ऑफ, अब सिंथेटिक डाई बन जाएगी, अगर कोई चीज कृत्रिम आ जाएगी तो फिर आपको ये सब जो इंडिगो के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है, उसका करना क्या है। तो कृत्रिम जो रंग है वो आ गए, तो फिर नील की, इसीलिए आज देखेंगे आप नील कहीं नहीं, जो जिसके लिए इतनी लड़ाइयां हो गई, वो आज तक आप कहीं नहीं देखेंगे कि सिंथेटिक डाइज आ चुकी है। कॉलम ए कॉलम बी को मिलाएंगे। चलिए, दीवान, कौन है ये दीवान? चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर। इसका मतलब जो जगह के दीवान बन गए, तो यहाँ की जो फाइनेंशियल रिसोर्स है, आर्थिक आपके पास पूरा संसाधन आ जाते हैं, वहां से टैक्स लेना, वहां से कर लेना। इंडिगो क्या हुआ? एक ऐसा पौधा जो नीला कलर देता है, या कपड़ों में आप नीला कलर परमानेंटली लगा सकते हैं इससे। वैट क्या हुआ? ये एक स्टोरेज वेसल है, यानी कि आपका, जो मैंने आपको दिखाया, टंकी की तरह है, ऐसे करके ना, ऐसे वैट है, इसके अंदर चीजें रखी जाती है। महाल मतलब है एक या एक से ज्यादा विलेज, इसलिए महालवारी सिस्टम आया कि भाई हर एक विलेज के हिसाब से उसके पूरे प्लॉटिंग की बाकायदा विवेचना की गई, निरीक्षण किया गया, और यहाँ से देखा गया कि भाई कितना राजस्व आएगा। फिर एक पूरे महल का कंबाइंड राजस्व बता दिया इन्होंने कि भाई इतना, जैसे 500 रुपये आएगा, और उसके बाद ये 500 रुपये यहाँ के मुखिया को देने पड़ते थे। ध्यान रखिए, महलवारी और परमानेंट सेटलमेंट में अंतर यही है, जो स्थायी बंदोबस्ती है, महलवारी में मुखिया को इन्होंने पावर दी थी, और जो परमानेंट सेटलमेंट में है उसमें उन्होंने पावर दी थी जमींदार को। तो ये जो 500 है, ये चेंज होता रहता था, कभी 700, कभी इस तरीके से चेंज होता रहता था, जबकि परमानेंट सेटलमेंट में चेंज नहीं हो सकता था। अच्छा, निज क्या हुआ? निज एक तरीके का कल्टीवेशन ऑफ प्लांटर्स ओन लैंड। इसका मतलब ये है
कि एक निज जो खेती थी वो बेसिकली इंडिगो की जो खेती होती है वो दो तरीके की थी। एक तो आपकी निज खेती है और दूसरी खेती जो है आपकी रैयती खेती थी। ठीक है, तो निज खेती मतलब ये है कि अपनी जगह है, अपना इलाका है, इसमें जो एक आदमी है या तो ये खरीद लेगा या फिर किसी से लीज पे ले लेगा, किराए पे, और फिर अपने लोगों को लगा के यहाँ पर काम कराएगा। इसको निज कहते थे। न्यू मुनरो सिस्टम क्या है? ये आपका फिक्सिंग रेवेन्यू। बेसिकली क्या था, जो परमानेंट सेटलमेंट था या जो स्थायी व्यवस्था थी, उसमें आपका रेवेन्यू जो था वो एकदम परमानेंटली फिक्स किया जा सकता गया था। इससे क्या हो रहा था कि कंपनी को इतना फायदा नहीं हो रहा था, और जमींदार जिनको बनाए थे वो भी अपना कुछ इतना ज्यादा जमीन पे ध्यान नहीं दे रहे थे। तो हुआ ये, फिक्सिंग रेवेन्यू का मतलब ये है, मुनरो सिस्टम में उन्होंने वो हर जगह गए और वहां पर डायरेक्ट रैयत से उन्होंने बात की, यानी रैयत यानी कि वो लोग जो खुद कल्टीवेशन करते थे, पैदावार करते थे, और उसके हिसाब से चीजें फिक्स कर दी गई। और ये फिक्स नहीं की गई, मतलब यहाँ का इतना एक अमाउंट आप दीजिए, लेकिन ये 500 का 700 कर सकते थे, 700 का कभी कभी 800 करते थे। मान लीजिए कोई फेमाइन आ गया, कोई अकाल आ गया, कोई बाढ़ आ गई, तो 500 का 300 भी कर देते थे, ऐसा था। तो ये आप देखिएगा, ये सारी चीज हमने मिला ली है। अब अगला है ट्रू एंड फॉल्स। द डिमांड ऑफ इंडिगो इंक्रीज इन लेट 17th सेंचुरी। ये फॉल्स है, ठीक है। अब आप देखिएगा, ये 18वीं शताब्दी में इसका शुरुआत हुई थी। उसका कारण यह है कि जो ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, ये कहीं यूरोप में भी हुआ, पहले तो ब्रिटेन में ही हुआ। आपने मैनचेस्टर वगैरह का नाम सुना होगा। तो कपड़ों का उत्पादन, कपास का उत्पादन, कपास से कपड़ों का उत्पादन बहुत तेजी से हो गया। तो अब डाइंग की जरूरत पड़ी, अब रंगों की जरूरत पड़ी, इसीलिए 18th सेंचुरी की बात है, तो गलत हो गया। रेवेन्यूज वॉज फिक्स्ड इन परमानेंट सेटलमेंट। अभी हमने जितनी बात की उससे आपको पता लग गया होगा कि बिल्कुल सही है। यही प्रॉब्लम थी इसमें कि आपने किसी जगह का 500 रुपये फिक्स कर दिया तो कंपनी को केवल 500 ही मिलेगा। मान लीजिए जो जमींदार है उसको 800 मिल रहा है, जमींदार 300 का फायदा कर रहा है। अगर मान लीजिए जमींदार को 1000 मिल रहा है, ऐसे कभी हुआ नहीं, ये प्रॉब्लम रही, ऐसा कभी नहीं हुआ। उस बेचारे के जमींदार को 400 मिल रहे थे या 300 मिल रहे थे, तभी तो वो पूरा नहीं कर पा रहा था। तो ये फिक्स सिस्टम था कि भाई इतने पैसे आपको देने ही देने, तो सही हो गया। The company purchased goods in India before 1865 through gold and silver import। बिल्कुल सही है। पहले क्या होता था कि यूके से, ब्रिटेन से ये कंपनी जो है गोल्ड और सिल्वर लाती थी और उससे खरीद फरोख्त करती थी। उसका कारण ये था कि कंपनी को कुछ देने के लिए नहीं था। जैसे बार्टर सिस्टम होता था ना पहले, कि भाई अपना सामान दे दो, दूसरे का सामान ले लो, पैसे की जरूरत ही नहीं। तो ये गोल्ड सिल्वर लेते थे। तब स्पाइसेस, सिल्क और आपका कॉटन, रेशम, कपास और स्पाइसेस यानी कि जो मसाले हैं, वो ये गोल्ड सिल्वर को दे के लेते थे। महलवारी सिस्टम केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1700। बिल्कुल गलत है। अब ये इसकी क्या डेट है, ये जरा मुझे बताइएगा। वेरी हाई रेट ऑफ रेवेन्यू वाज द मेजर प्रॉब्लम ऑफ रैयतवारी सिस्टम। बिल्कुल सही है। चक्कर यह है कि रैयतवारी सिस्टम में कहा गया कि चलिए हम डायरेक्ट जो रैयत है, जो कल्टीवेशन वाले हैं, उनसे डायरेक्ट डील करेंगे और उनसे डायरेक्ट बोलेंगे कि आपको इतना रेवेन्यू देना है। तो बात ये थी कि अगर आप रेवेन्यू ये कमा रहा है, मान लीजिए 200 रुपए, और रेवेन्यू आप तय कर दे 500 रुपए, तो कहां से दे पाएगा बेचारा। तो ये जो हाई रेवेन्यू सिस्टम थे, उसी कारण रैयतवारी भी फेल हुई। तो ट्रू है। वीकली मार्केट्स वर वेरी फ्लरिशिंग ड्यूरिंग इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ बंगाल। ये कैसे हो सकता है? जब क्राइसिस ऑफ बंगाल आ गया, बंगाल की सारी चीजें, कल्टीवेशन में प्रॉब्लम आ गई, मतलब पैदावार कम हो गई। जो आर्टिसंस थे, क्योंकि वहां तो कला, वास्तुकला, ये सब चीजें बहुत चला करती थी, वो सब छोड़ छोड़ के भागने लगे अपने गांव। तो ये सब जब चल नहीं रहा है, उसके बाद आ गया फेमाइन, अकाल, फेमस बंगाल का अकाल आ गया। उसमें 1/3 जो पॉपुलेशन है वो मर गई, खत्म हो गई। तो कैसे हो सकता है? फॉल्स है। द कंपनी इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट इन 1793। बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही उत्तर है। अब आपको पता चल गया होगा, जब ये 1793 में ये हुआ, तो वो जो पिछला मैंने सवाल पूछा था, वो क्या 1700 में कैसे हो सकता है। अब हम फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। गुमाश्तास वर द एजेंट्स ऑफ। अब ये किसके थे? ये प्लांटर्स। बेसिकली ये प्लांटर्स नहीं, आप इसको लिखेगा इंडिगो प्लांटर्स। तो जो इंडिगो प्लांटर्स थे, क्योंकि इनके पास 50 बीघा 100 बीघा होता था, तो ये जाते थे किसके पास? हायर करते थे लोगों को। और ये जो गुमाश्ता थे, बेसिकली गुमाश्ता ही एक एजेंट की तरह काम करते थे। फिर उसके बाद जब अपराइजिंग हुई, ब्लू रेबिलियन हुआ, तो ये जो एजेंट है, इनको खूब पिटाई हुई इन लोगों की। द मुगल एम्परर अपॉइंटेड द डैश एज द दीवान ऑफ बंगाल ईस्ट इंडिया कंपनी। ये तो हमने शुरुआत में देखा, फिर से बता देता हूं आपको। आप यहां पर देखेंगे, ये जो शाह आलम है, इन्होंने
रॉबर्ट क्लाइव को एक छोटे से इवेंट में दे दिया था, क्या? दीवानी। अब दीवानी मिल गई तो अब सारा पावर इनके पास आ गया, पैसे का मतलब फाइनेंशियल पावर सारा इनके पास आ गया। द पेंटर वॉज कमीशन बाय डैश टू रिकॉर्ड मेमोरेबल इवेंट्स ऑफ हिज लाइफ। तो क्लाइव, ये जो एक इवेंट हुआ था उसका चित्र बड़ा अच्छा दिया हुआ है आपकी किताब में। इसमें क्या होता है, रॉबर्ट क्लाइव ने ना एक पेंटर रखा हुआ था, तो जो जो इवेंट होते थे इसको लगता था छोटा सा भी इवेंट है, इसको बड़ा बना के अच्छे से पेंट करवाता था रॉबर्ट क्लाइव। तो वो एक चित्र आप देखेंगे, इन्होंने पेंटर रखा हुआ था रॉबर्ट क्लाइव ने। रेतवारी सिस्टम वाज आल्सो नोन एज, आपको समझ में आ गया होगा, मुनरो सिस्टम, थॉमस मुनरो साहब। ये थॉमस मुनरो है, आपकी किताब में दिया हुआ है। थॉमस मुनरो जो है उन्होंने इसको आगे बढ़ाया था और पूरे साउथ इंडिया में इसको एक तरीके से इंप्लीमेंट किया था। डैश इज कल्टीवेशन ऑफ रायट्स लैंड, रैयती, रॉयल्टी कह सकते हैं आपको, इस कल्टीवेशन ऑन रैयत लैंड, रैयत के जमीन पे पैदावार को रैयती कहते थे। बीघा इज द यूनिट ऑफ डैश मेजरमेंट बाय द ब्रिटिश इन बंगाल। तो बीघा वहां से शुरू हुआ, आज भी बीघा है। तो जमीन का जो मेजरमेंट है, जैसे ये है, ठीक है, 1 हेक्टेयर आप ले लीजिए, तो 1/3 हेक्टेयर को ये एक बीघा कहते थे। ये बहुत जगह चलता है अभी भी बीघा, कई जगह कैनाल चलता है, कई जगह किले चलता है, ऐसा अलग अलग चलता है। चलिए साहब, ये सवाल जवाब हमने देखे, हमने कोशिश की कि पूरे सवाल जवाब हम कवर कर लें और चैप्टर कवर कर लें। इसमें एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा, चाहे आप इसको थोड़ा सा देखना चाहें, निज और रैयती में मैंने डिफरेंस बताने की कोशिश की है, अगर इस तरीके का सवाल आता है तो। बाकी हमने सारा देख लिया है। ये तो परमानेंट सेटलमेंट वाली बात कह दी थी मैंने, ज़मींदारी। यहाँ पर ये सारी जगह है जहाँ पर खेती हो रही है, खेती होती थी, नील की खेती, ये सारे गोले वहाँ दिख रहे हैं। ये विलियम मॉरिस है जिन्होंने एक हिंदुस्तान का नील को लेकर अपनी प्रिंटिंग बनाई थी, बड़े फेमस ये साहब पोएट भी हुए और आर्टिस्ट भी हुए। ये सारे चित्र उनके हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।